क्वालिटीज ऑफ योगा टीचर क्या होनी चाहिए, किसी ने भी लिखा है इस पर यस कुछ लाइन? मैम, मैंने कुछ थोड़ा सा ट्राई किया है। ओके, ये देखिए आपके यूनिट 1 का ही पार्ट है। और आप लोगों को जो कहा जाता है, मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ कि आपका असेसमेंट होना है 30 मार्क्स का। आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो मैटर करता है, ठीक है? ओके, अपने हैंड रेज करेंगे जिन्होंने भी लिखा होगा, तो मैं देख लूंगी। ठीक है, अभी अंकिता जी आप बताएं। यस मैम। प्लीज मैम बताइए, और मैंने सभी जो ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी जी प्लीज। मैम, जो मैंने लिखा उसमें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि मतलब एक अच्छे योग टीचर को समयनिष्ठ होना चाहिए, उनको समय का हम्म। ध्यान देना चाहिए। हम्म। और सेकंड लिखा बस है पॉइंट्स मैंने। बताते जाना आप मुझे, जी ठीक है? जी पॉइंट्स। जी। हम्म। योग हम्म। शिक्षक को सामंजस्यपूर्ण तरीके से ज्ञान प्रदान करना चाहिए, और कोई हम्म। भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक ओके। मेन पॉइंट तो ये लगता है कि जो भी बच्चे वीक हैं उनमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, कई बार ऐसे होता है कि जो बच्चे तेज हैं उन पे बस पढ़ लेते हैं, और जो बच्चे वीक है वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। हम्म। तो उन पे और स्पष्ट और विनम्रता पूर्वक उनको बहुत बात करनी चाहिए, बहुत विनम्र हम्म। स्वभाव होना चाहिए। और कोई हम्म। भी परेशानी हो उसको शांति पूर्वक सुने, ताकि बच्चे बोलने में हिचकिचाए नहीं, अपनी परेशानी को मतलब हम्म। बता सके। बस ओके, मैंने ये 5-6 पॉइंट मैंने ट्राई किया मैम। ठीक है। देखिए आप जो दूसरे बोल रहे हैं उन पॉइंट्स को भी प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ओवरऑल मिला के फिर ये जो बनेगा मैं आगे बताऊंगी। नीलू जी आपने लिखा है तो प्लीज बताइए। हाँ मैम। यस प्लीज। और कोशिश कीजिए जब आप बता रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लें, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। ठीक, नीलू जी। हाँ मैम। गुड। एक अच्छे योगा टीचर को एक अच्छे योगा टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो एक अच्छे योगा टीचर को अपने हम्म। विषय में पारंगत होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हम्म। दूसरा, हम्म। एक योगा टीचर को फुर्तीला होना चाहिए। तीसरा, एक हम्म। अच्छे योगा टीचर को त्वरित मतलब निर्णय लेने वाला, जल्दी निर्णय वाला लेना हम्म। चाहिए। मतलब कब किस समय कैसे किसको हैंडल करना है। तो ओके। शीघ्र निर्णय की क्षमता रखना चाहिए। चौथा चीज है, हम्म। एक अच्छे योगा टीचर को विनम्र होना चाहिए। और हम्म। पांचवा है, एक अच्छे योगा टीचर को व्यवहार कुशल होना चाहिए। एक अच्छे योगा हम्म। टीचर को क्या बोलते हैं, केवल योग ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी भी हम्म। समझ में आना चाहिए, ये भी उसको नॉलेज होना चाहिए। और देखिए आप ना, जैसे अब हम क्या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है? तो ऊपर एक बार हेडिंग डली कि अच्छे योग टीचर की गुण। तो उसके बाद ना बार बार हमें एक चीज रिपीट नहीं करनी कि अच्छा योग टीचर ऐसा होना चाहिए, हमें उसके पॉइंट्स बनाने हैं कि मनोवैज्ञानिक उनको स्किल्स बतानी चाहिए, ठीक है? कि विनम्र होना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं हम्म। अच्छे योगा टीचर वाला को काट देती हूँ। अब मैं उसके बाद वाला हम्म। को देते हैं ना। हम्म। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो क्या बोला जाए, जो योग टीचर होगा, उसको हम्म। केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसको वो जो बोलते हैं ना, गुरु और आचार्य में अंतर, तो आचार्य वाला गुण होना चाहिए। वो अपने आचरण से ही सिखा दे, इस तरह का हम्म। उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो ये गुड। मैम अभी इतने। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक प्रिया यू। जी प्लीज। हाँ बोलती, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा मैम, बाहर हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ, बताइए। हम्म। ठीक है। सबसे पहले तो योगा टीचर को भरपूर नॉलेज होना चाहिए कि वो हम्म। क्या करवाना है, एटलीस्ट उस जिस विषय में वो कर रहा है। अगर वो हम्म। योग में कर रहा है, नेचुरोपैथी में कर रहा है, आयुर्वेद में कर रहा है, या किसी भी हम्म। चीज में, जिस चीज में एक उसका पर्टिकुलर एक चीज होना चाहिए उसकी जो भरपूर नॉलेज से भरी हो। और एक ओके। वो गुड लिसनर होना चाहिए कि आप अगर किसी को करवा रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो आप उसको सुनिए। हम्म। कोई कभी कभी होता है कि वो सुनते नहीं, अपनी बताते हैं कि नहीं तुम ऐसा कर लो, तो वो चीज शायद हम्म। गलत है। और गुड हम्म। बिहेवियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए हम्म। साथ में। और हम्म। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपनी बात कैसे रखना है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो सुने उसकी बात को। हम्म। शायद वो गलत भी हम्म। बोल जाए, तब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको सही सुने दो। और एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए
और डिसिप्लिन के साथ साथ उसमें पोलाइटनेस भी होना चाहिए। डिसिप्लिन भी जरूरी है क्योंकि इसके लिए, तो मैम ये पॉइंट्स है गुड। मेरे। ग्रेट। ठीक है, अभी आपने जो भी बनाए बहुत अच्छे हैं। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उनको आप जरूर। कोई और है जिनको बताना है? यस मैम। यस मैम। खुशबू जी, यस प्लीज। खुशबू जी। गुड किरण आफ्टरनून जी भी हैं फिर। गुड आफ्टरनून। मैम। एक अच्छे योगा टीचर को सबसे पहले एक तो नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, है ना। देन ओके। सेकंड मैंने लिखा है कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कि वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। अगर वो कोई आसन भी कर रहे हैं तो वो किस तरह प्रेजेंट करके आपको बता पा रहे हैं। ठीक है। थर्डली मैंने लिखा था कि उनका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए उनको। और फोर्थ पॉइंट मैंने ये लिखा था कि उनको अनुभव होना चाहिए हर चीज का, और हर चीज का एक एग्जाम्पल देके सामने वाले को आप समझा सकते हैं। वो क्वालिटीज उसके अंदर बहुत जरूरी है। मतलब एंड एक्सपीरियंस, आप चाहते हो कि एक्सपीरियंस उनके पास हो कि वो हर चीज को रिलेट कर पाए किसी ना किसी चीज से। हाँ हाँ, यस मैम, यही बात। और ओके। फिर लास्ट लिखा था कि जीवन की समझ भी होनी चाहिए, कि लाइफ क्या है आगे, है ना। पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर। दैट्स ऑल। गुड। मैडम गौरी मैं भी जी कुछ बोलूँ बहुत बढ़िया। क्या? खुशबू जी। हाँ, एक मिनट धर्मवीर सर। हाँ, वन बाय वन। गौरी जी। जी मैम। हाँ प्लीज बताएं। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड एक अच्छे आफ्टरनून। योग शिक्षक या फिर शिक्षक के ऐसे गुण होने चाहिए कि छात्र की जो भी जिज्ञासा है उसको वो पूर्ण कर सके। उनको अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है तो उसको पूरे तरीके से समय दें, अच्छे से समय दें, ताकि वो उस चीज को सुन सके, समझ सके। उसकी एक टीचर की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना। और उनको जैसे कि वो दीदी ने भी बताया कि उनको सुनना चाहिए कि छात्र क्या कह रहा है, क्या समझाना चाहता है, गुड ताकि वो लिसनर। पेशेंसफुली उनको समझे और सुने, ताकि फिर उसको देखिए क्या है ना, समझाने में सहूलियत हो। आपको एक मिनट में रोकूंगी आपको। जब भी हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो एक आपको हेडिंग बनानी है पहले, है ना, कि गुड लिसनर आपने जिससे आपने चूज किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया आगे। क्लियर? जैसे मैंने अभी उनका नीलू जी को भी बोला था कि एक पॉइंट पहले आप लिखिए, अब एक हेडिंग बनाइए, देन उनको आगे एक्सप्लेन। ठीक है, गुड, आगे ओके बताइए। ओके मैम। और पंक्चुअल होना चाहिए, चाहे वो कोई नियम हो या फिर वो समय ही हो, समय और नियम का पाबंद होना चाहिए। ओके। ओके मैम, बस मैम, थैंक यू। गुड जी। और कोई किरण जी हैं शायद। किरण जी फिर धर्मवीर सर। यस मैम। बोलिए। मैम। ओम। हाँ मैम, जैसे योगा टीचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें गुण क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैम उसको तो दिखने में ही होना चाहिए कि ये योग टीचर, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है मैम। जैसे हम किसी को देखते हैं तो पहले लगता है कि ये टीचर है, ये योग टीचर है, कि ये कौन सा व्यवसाय से है। तो उनका जो पर्सनालिटी होना चाहिए मैम कि योग टीचर का हो उनके में। और उनका शांत हो, हर चीज को एक्सप्लेन करे अच्छे से, व्यवहारिक हो, और उनको पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ मैम उनका व्यवहारिक जो ज्ञान हो वो भी अच्छा हो। और जैसे वो समय का पाबंद हो। और सबसे बेटर यही है मैम कि योग टीचर क्या है, एक जैसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है व्यक्ति है, उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिकता का भी गुण हो, जिससे कि वो हर चीज को अच्छे से अपना डिफाइन कर सके अपने शब्दों में। और मेरे बोलने का मतलब यही है मैम कि उनको जैसे कि पुस्तक। ओवरऑल उनको नॉलेज होना चाहिए, अध्यात्म का भी होना चाहिए, और यस जो मैम। अभी मॉडर्न है वो भी होना चाहिए। हाँ। यस मैम। ओके मैम। ओके। जी, थैंक यू ठीक मैम। है, ग्रेट। धर्मवीर सर, आप बताइए। आप नोट डाउन करते जाए, अगर आपको कोई पॉइंट मिस है और किसी और से आप सुन रहे हैं तो वो भी आपको नोट्स लिखना है। बनाया नहीं ठीक था, है। पर फिर भी मैं कुछ हाँ लिखा हूँ प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए कुछ मैं लिखते जा इसको रहा हूँ डिस्कस मैं। करा रही हूँ कि आपको याद भी ना हो लेकिन उसमें तो आपको सारी जैसे चीजें किरण जी ने पता हो। बताया, जैसे कि हम्म। हाँ, किरण जी जैसे ने बताया ना, तो एक ना जो हमारा योगा जो इंस्ट्रक्टर एकदम ना देखने में पतला होना चाहिए, ताकि दिखे लोगों को ना कि वो फ्रेशता इंस्ट्रक्टर होनी है। चाहिए। दूसरा ना, वो सप्लायर ही ना हो जी, पतला होना चाहिए, बेसिकली पतला होना चाहिए ना। बहुत पहले तो बोलेंगे यार पता नहीं ये खुद ही इतना मोटा है तो हम लोग को क्या योग सिखाएगा, ऐसा नहीं लोगों को दिखना चाहिए। सेकंड ये है कि वो सप्लायर ही ना हो, मतलब सिर्फ सप्लाई करता हो, अप्लायर भी हो। ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग करो करो करो, आप खुद भी ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फ्रेंडली होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए और हंसमुख होकर
होना ही चाहिए उसको मेरे हिसाब से। हम्म और पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है उसको, है ना, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और उसको हम्म ना जो योगा का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में ना हम्म उसको कॉन्ट्राडिक्शन एंड बेनिफिट की जानकारी भी होनी चाहिए। हाँ, कि हम्म वो किस योग से किस आसन से किसको क्या तकलीफ हो सकती है, तो हम्म लोगों को बताना चाहिए समय समय पे। फायदे नुकसान दोनों पता होने चाहिए। फायदे और नुकसान दोनों पता होना चाहिए। हम्म फिलहाल तो इतना ही लिखा हूं मैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? जी। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी। योग गुरु को तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन सही सत्य नॉलेज होना चाहिए, जो कि वो स्टूडेंट को सही नॉलेज ही प्रोवाइड करवा पाए। मार्गदर्शक होने चाहिए, है ना? सिर्फ हाँ। ऐसा ना हो कि बुकिश नॉलेज दे, एक मार्गदर्शक, अच्छे मार्गदर्शक भी होना चाहिए उनको। ठीक है, चलिए, बहुत मैं बढ़िया एक जो ऐड मैंने करना भी। चाहती हूँ यस मैम। प्लीज। इस टॉपिक तो मेरा भी यही एक्ट में है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बोल नहीं बहुत पाते हैं। जरूरी है। तो हाँ, वो उसका ज्ञान होना मतलब जरूरी है। और अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता तो होना ही चाहिए, नहीं तो डर जाऊंगी। जैसे Good. आप अच्छा श्रोता भी है वक्ता भी है, तो हम लोग जी, कितनी लाइन व्यक्ति में को बोल रही समझने की क्षमता होनी हूँ। चाहिए। जी। हम्म अच्छा, ठीक है, बहुत मैम बढ़िया। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर योगा टीचर मेल है ना, उसको तो फिर जो महिला जो पार्टिसिपेंट या जो भी हमारे योगा सेंटर में आ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है कहाँ टच करना है कहाँ नहीं करना है। बेसिकली मेल का भी है, वैसे ही फीमेल को भी ध्यान रखना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी इसीलिए कभी देखिए, इसीलिए ही हमें जो हमारी यूनिट 5 है, जो मूल्य आधारित शिक्षा, इसीलिए वो हमें साथ में सिखाई जाती है कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप थेरेपिस्ट बन गए, बट आपको मूल्यों का जो वैल्यू एजुकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या आचार विचार होने चाहिए। इसीलिए यूनिट 5 ऐड की जाती है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो उसे मूल्य जो परक शिक्षा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अभिजीत जी ने हाथ हैंड रेज किया हुआ था, कुछ बताएं प्लीज। अभी इसको हम 5 मिनट्स और कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आगे का मैं पढ़ाऊंगी। मैम एक चीज थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ मैम, जैसे कि बोले बोले। हम एग्जाम्पल में मैम योग गुरु के बारे में अगर लेते हैं तो ना राहुल सर वो परफेक्ट योग गुरु है मैम। उसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हमको कोई भी टॉपिक बनाने में आसानी होगी मैम। वो परफेक्ट योग गुरु है मैम। हाँ वैसे ही होना। डेफिनेटली, मतलब जो आपके कहते हैं कि आपके रोल मॉडल बन जाए, है ना, वैसा आपको चाहिए, वैसे होने चाहिए कि हर तरीके से उनको नॉलेज हो, आप उनको फॉलो करते हैं, एजुकेशन में हो या बिहेवियर में हो, तो वो एक योग जो गुरु है उनके गुण है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कोई अभी? मैम ये जैसे जैसे अगर हम शिक्षक की बोले, तो योग शिक्षक में हम अतिरिक्त की संभावना इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा इंटरनल है इसमें। लेकिन जब आप शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक की एक तो शैक्षणिक गुण और योग्यता दोनों होना चाहिए। दूसरा, इसको हम समझ सकते हैं सीधे, इसको डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं। दूसरा है व्यक्तित्व संबंधी गुण उनके अंदर होना चाहिए, जो कि साइकोलॉजिकल गुण से संबंधित रखता है। तीसरा ये उसके बाद आपका संबंध स्थापित, यानी कि स्टूडेंट के साथ रिलेशन उसका कैसा है, जो कि अध्यात्म आपको सिखाता है एक तरह से। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि व्यावसायिक गुण जो कि आज करंट में है। करंट में मतलब क्या है कि एक शिक्षक के अंदर उदासीनता नहीं है कि आप जिस भी विषय में रुचि लेके आए हैं यहाँ पर शिक्षा के लिए, उसके प्रति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ज्ञान है, जैसे कि आप इससे क्या क्या और आगे कर सकते हैं, जो कि उस विषय में पूर्ण ज्ञान के साथ ही हो सकता है। और जिसके साथ उनको शिक्षण विधियों के प्रति निरंतर प्रयोग करना चाहिए, जो कि अनुभव के साथ ही उस शिक्षण के अंदर आता है, शिक्षक के अंदर। तो वो उसको अप्लाई सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ करता है। ऐसे ही योग के साथ है, जैसे सहायक सामग्रियों का जब प्रयोग करता है और मनोवैज्ञानिक ढंग से करता है, तब वो जो उसके अंदर की ज्ञान की पिपासा टीचर के अंदर भी होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से दे पाता है। जिसमें कि जो भी योग में हमारे पास सिलेबस है, उस सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट में उसकी रुचि को अपने अनुसार ही नहीं, यही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। यही चीजें पढ़ने वाले मेरे हैं। शोर हो रहा था इसलिए मैं खोल नहीं रही थी। शोर मतलब उसके साथ साथ वो इसको
स्टूडेंट के रुचि के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। वो कुशल वक्ता होगा कभी हो सकता है, और कुशल वक्ता के साथ साथ उसके अंदर जो ज्ञान है, और जैसे मैंने अभी मैडम बता रही थी कि राहुल सर का या जो भी टीचर है, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रही हूँ, वो जो फ्लो ऑफ नॉलेज का देने की जो इच्छा है टीचर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी है और आप उसको बांटना नहीं चाहते बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत अच्छे शिक्षक कभी बन नहीं सकते कभी। हाँ, ज्ञानी आप बहुत हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा आपको बांटने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मतलब शिक्षक वही हो सकता है, चाहे वो टीचर हो या नहीं हो। मैं अपना थोड़ा सा ऐड कर रही थी, बोलते बोलते आ जाता है मैम। तो वो नहीं, जो सही है, अच्छा है। हाँ, प्रेम और सहानुभूति के साथ, मतलब आप जब तक अपने स्टूडेंट्स के साथ या जो भी है आपके साथ, उसके साथ प्रेम और सहानुभूति, मतलब कि हर तरह के हर परिस्थिति से बच्चे आते हैं, वो भी है, क्योंकि वो वर्तमान की अब क्या है, डिमांड है। अब वो समय चला गया कि हम कहते हैं कि भाई ये ही लेके अब हमें उसके अंदर भी जाना। जैसे पहले था मैम, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करते थे कि भाई बच्चा कैसे है। उसके साथ साथ हमने इस टीचिंग एटीट्यूड को डेवलप किया कि हाँ, हमें ऐसा चाहिए। देखिए, आप इसमें ये बोल सकते हैं कि जो पहले एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, कि टीचर ने लेक्चर दिया, अपनी बात बोली, वो हो गया। बट अभी के हाँ, हो स्टूडेंट गया। सेंटर होना चाहिए, कि नहीं, उनकी वो जो बात है नहीं, वो भी इसमें हमें हम सुननी है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहते हैं मैम। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हम ये चीज बहुत ही अच्छी थी जो पहले थी। वो क्यों थी मैम? क्योंकि हम एक शिक्षक को पराकाष्ठा के लेवल तक पहुंचा के देखते थे, तब हम उसको शिक्षक बनाते थे। आज हमारे पास, अगर आप क्या, हम स्वयं में नहीं कह सकते या कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते कि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है उस चीज का। लेकिन पहले के समय, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम उसको निश्चित होके, मतलब कि आंख नाक मुंह बंद करके भी उसको ग्रहण क्यों कर सकते थे? क्योंकि हमें यह रहता था कि हाँ, उनके वो सर्व सत्ता युक्त और ईश्वर तुल्य, इसीलिए गुरु को माना गया था। और है भी। तो जब तक आप स्वयं इस स्तर में नहीं जाएंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो वाद संवाद ऐसा नहीं मैम कि पहले नहीं होता था। वाद संवाद की संभावनाएं हमेशा शिक्षा पद्धति में रही है, और जो कि स्वस्थ शिक्षा को जन्म दिया जिसने, और ये आज भी चल रहा है। जिसको हम नकारात्मक रूप से जब ले लेते हैं, तब वातावरण खराब हो जाता है। इसीलिए राहुल सर या आप, मतलब सॉलिड सॉफ्ट बोलना, सॉफ्ट, ये भी एक गुण है मैम, है ना, जो कि मेरे ख्याल से व्यक्तित्व गुण ही है। ये शिक्षा नहीं देता, ये व्यक्तित्व भी देता है। शिक्षा मतलब कि लिटरली शिक्षा जिसको कहते हैं वो नहीं देता, मतलब आपका व्यक्तित्व इस चीज को परोस देता है अपने आप ही। जैसे हम ले लैंग्वेज में अगर कहें हम, तो अभी तो मैम दूसरे को भी वो देना चाहिए। मतलब क्या है, ये टॉपिक ही ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। ये हाँ, टॉपिक और ये जिसमें कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। हाँ, थियोरेटिकल टॉपिक है। उच्च गुणवत्ता के साथ उसके नेतृत्व शक्ति जो है, और दूसरा साथ उसके पास धैर्य धैर्य होना चाहिए। धैर्य होने के साथ साथ उसको, मैं इस चीज को नहीं करती हूँ कि कभी कभी कई बुक्स में लिखा रहता है कि विनोद प्रिय होना चाहिए। तो विनोद प्रिय कई बार मुझे नहीं अटकता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में चूंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया, शायद इसलिए इस वर्ड को अब हमने शिक्षा में ऐड करा है कि हाँ, एक शिक्षक को विनोद प्रिय भी होना चाहिए कभी कभी। हाँ, देखिए परमवीर क्या सर होता है कभी ना, कभी, अगर हाँ बुक हाँ में कोई चीज लिखी हुई है तो वो हाँ चीज बहुत रिसर्च करके आती है ना, वो एकदम से नहीं लिख दी जाती। तो उसमें अगर कोई वर्ड दिया है तो वो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। उसमें हो सकता है आप उससे एग्री ना करें, क्योंकि आपका अपना अप्रोच हो सकता है, अपना सोचने का तरीका हो सकता है। बट जिन्होंने वो देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, उन्होंने उस हिसाब से उस चीज को दिया है। तो हम किसी को मतलब नकारेंगे नहीं, डिनाई नहीं करेंगे। हर चीज ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप अपना विचार रख सकते हैं उसमें। कल को आप अगर रिसर्च करते हैं तो आप वो चीजें ऐड कीजिए जो आपको लगती हैं। राइट। इसीलिए आपको रिसर्च की भी साथ साथ नॉलेज दी जाती है, कि आप अगर आप सोचते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएं, एक्सपेरिमेंटल की तरफ जाएं, आप थियोरेटिकल रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। वहां पे आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो अप्रोच है, आप वो रखें वहां पे, है ना, रिसर्च करके। बट वो हाँ, सॉलिड होना चाहिए वो, आप प्रूव करें उस चीज को, हाँ ऐसा है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते थैंक यू मैम। हैं। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला है। अब हम आज का जो आगे का टॉपिक है ना वो स्टार्ट करते हैं। मुझे बता देना ना, स्क्रीन प्रेजेंट होगी तो, नहीं होगी तो भी बता देना। और प्लीज आप ना नोट डाउन करते रहें चीजें, आज मैं एक दो टॉपिक कराऊंगी, आपको लिखना जरूर है, लिखना शुरू कीजिए आप लोग। मैं लास्ट में भी थोड़ा गाइड कर दूंगी कैसे क्या करना है।
विजिबल है स्क्रीन? जी मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, अभी और ज्यादा ठीक होगा, है ना? हाँ। जी मैम। ओके ओके, ध्यान से सुनना है। ओके, और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, जो चीज आपको लगती है थोड़ा नोट डाउन करने की वो करिए। बाकी आपको इस बुक से नोट्स बनाने ही हैं, और मैं ये भी बता दूंगी कि उससे पहले क्या आपको बनाना है। देखिए, हम फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग मेथड्स के ऊपर ही है, तो वहाँ पे क्लियरली है नहीं कि टीचिंग मेथड्स बताइए, बट आपकी पूरी जो फर्स्ट यूनिट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अध्यापन विधियां, हम इसमें कुछ जो टीचिंग मेथड्स है उनको देखने वाले हैं। जो जरूरी होगा वो मैं बताऊंगी, जो आपके सिलेबस में है। आगे जब डीपली पढ़ेंगे वो हम नेट के सिलेबस, नेट के पर्पज से पढ़ेंगे, तब हम अलग तरीके से उसको रीड करेंगे। अभी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़िए। इसमें आपको पढ़ना है कि अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। हमने भी पढ़ा था कल, शिक्षण पढ़ा था। तो शिक्षण में होता है लर्निंग, ठीक है, कि जो भी, सॉरी, टीचिंग होती है। टीचिंग में क्या होता है, अध्यापन उसका पार्ट होता है। तो अध्यापक जो पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो शिक्षण का एक पार्ट है, जिसमें घटक होते हैं कुछ उसके। तो फर्स्ट इज, इसमें 6 बताए गए हैं, तो आपको ये देखना है कौन कौन सा है। फर्स्ट है अध्यापन। तो विधियों संबंधित प्रक्रिया, इसमें हम जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं वो हमारा सब अध्यापन में आ जाता है। इसमें विधियां इंक्लूड होती हैं, और उनसे रिलेटेड जो प्रक्रिया वो चलती रहती है। तो फर्स्ट अध्यापन, ध्यान रखेंगे ये आपका मेन है। जो हेडिंग्स होती है ना, वो आपका मेन होता है। मैं आपको भी समझा भी रही थी कि एक्सप्लेन बाद में करना है, क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट है, तो आपको पहले टॉपिक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। फिर है सेकंड अधिगम। अधिगम हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में पढ़ा था, सीखना। कार्य द्वारा समायोजन प्रक्रिया। अभी क्या होता है कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो अध्यापन जो प्रक्रिया है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके कार्य का जो समायोजन क्या कर रहे हैं, वो आप लोग जो उससे सीख रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग जो कैच कर रहे हैं उस कार्य के द्वारा, तो वो क्या होगा, आपका सीखना होगा, वो आपके लिए आएगा। तो फर्स्ट स्टेप है वो टीचर के लिए है। थर्ड इज अध्यापक, प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति। जो भी प्रक्रिया चल रही है, आप टीचिंग मेथड्स आपका टॉपिक चल रहा है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं, निर्देशन कर रही हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, आपकी अध्यापक हुई। तो जो निर्देश करता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, वो अध्यापक होता है। छात्र को होता है व्यक्ति जो कार्य द्वारा अपने को समायोजित करता है। जो वो व्यक्ति जो कार्य चल रहा है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं पूरी तरह, वो क्या होता है, वो छात्र होता है। विषय या क्रिया, जैसे विषय हमारा क्या है, टीचिंग मेथड्स। तो सीखने की विषय वस्तु, हमें क्या सीखना है, टीचिंग मेथड्स में जो भी विधियां हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, हमें उसको सीखना है, तो वो हमारे विषय है। पर्यावरण यानी परिस्थिति, कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पर्यावरण का पार्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो पर्यावरण हमारा जो अभी परिस्थिति है, वो हमारी क्या है, हमारा जो ऐप है जिस पर हम क्लास कर रहे हैं, गूगल मीट, उस पर हमारी क्लास चल रही है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, वो हमारा क्लासरूम है यहाँ पे। तो ये हमारे 6 फैक्टर हैं जो शैक्षणिक प्रक्रिया का भाग हैं। क्लियर सभी को? कोई भी माइक ऑन यस करके मैम। बता देंगे। मैम ये टीचिंग मेथड्स के फैक्टर हैं क्या? ओके। हाँ, उसमें इंक्लूड होने वाले जो शिक्षण होता है उसमें इंक्लूड होने वाले ये घटक होते हैं, ठीक है। आगे ये भी बताएंगे कि क्या चीजें हैं वो उसको इफेक्ट करती है टीचिंग को। अब ये सारे पॉइंट ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और यूनिट 1 के मेन टॉपिक आज ही मैं कराने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से आप सुनते रहना इसको। ये हमारा फर्स्ट रूट क्लियर हो गया है, होप आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। और आपको ये बनाना है नोट्स में। कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें मैंने एक शिक्षण पढ़ाया था और एक अधिगम पढ़ाया था, वहां से आपको शुरू करना है। सबसे पहले शिक्षण के बारे में लिखना है, मैंने आपको कंटेंट दिया है वो। फिर एक टॉपिक अधिगम का, अधिगम के बारे में लिखिए, जो भी आपको बुक से कंटेंट मिलता है वो। नहीं आता है समझ में, मैं हूँ, मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना आपको वैसे ही है। और थर्ड पॉइंट आपको लिखना है ये अध्यापन विधियां। क्लियर? जी मैम। जी ओके, मैम। अभी आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी ना मैं आपको बता दूं, इसमें भी शिक्षण का और अध्यापन का कुछ है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप यहाँ से भी कुछ चीजें नोट डाउन करना। आपको सब कुछ मिलेगा, बट आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ बाद में। देखिए, अभी यहाँ पे बढ़ते हैं, शिक्षा एक वृद्धि
विकास और अपने अनुभवों में कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा से क्या होता है कि हमारे जो अनुभव है, हमारी जो वृद्धि ग्रोथ हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रही। अभी आप एमए कर रहे हो, यानी एमए की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो जो आपकी पुरानी नॉलेज थी, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस था, उसमें आप अपनी और चीजें ऐड करते जा रहे हो। आप पहले भी योगा टीचर थे या इंस्ट्रक्टर थे, अभी आप जब पढ़ के निकलोगे एमए करके, तो आपको अपने आप में और ज्यादा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप अगर एमए नहीं करते तो शायद आपके वो एक्सपीरियंस नहीं होते, वो अनुभव नहीं होते जो अभी हुए हैं। तो आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट के साथ दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये क्या होता है, ये शिक्षा क्या होती है आपकी जो एटीट्यूड में या आपकी पर्सनालिटी में वो एड ऑन करती है। तो ये शिक्षा होती है। शैक्षणिक प्रक्रिया में दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक अध्यापन और दूसरा सीखना। अभी देखिए, अब यहाँ से कुछ चीजें ऐड करना, जो आप अध्यापन यानी टीचिंग और लर्निंग में आप लिखने वाले हैं। तो सेक्शन जो शिक्षण होता है उसमें दो प्रावस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती है, एक तो अध्यापन होता है और एक सीखना होता है। इसको पॉइंट्स बनाएंगे। दो अवस्थाएं क्या है शिक्षण की? अध्यापन और सीखना, जो शैक्षणिक प्रक्रिया होती है उसकी। अभी नेक्स्ट है अध्यापन फर्स्ट है। अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होता है। अध्यापक क्या होता है कि जो उनके जो अनुभव है, उसका जो उनके पास जो अनुभव है उनको संचालन करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, उनको अप्लाई करना अपने स्टूडेंट्स पे, ये क्या होता है, ये अध्यापन के अंतर्गत आता है। जैसे अभी उन्होंने ममता जी भी वो चीजें बोल रही थी कि उनका अनुभव होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, सेम वही चीज यहाँ पे है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम स्लाइड थोड़ा नीचे कीजिए तो, मतलब नीचे थोड़ा। अच्छा, पहले वाला पेज। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ये जो हमने देखा अध्यापन हम्म। में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन। तो मैम इसमें ये हम्म। बोल सकते हैं क्या कि अध्यापक द्वारा सीखने का अनुभव मतलब अध्यापक के पास उस विषय से हम्म। संबंधित जो भी नॉलेज है उसका हाँ, गठन, गठन को हम लेसन प्लान बोल सकते हैं क्या, पाठ योजना, बिल्कुल। गठन, हम्म। और उसका संचालन, फिर उसको क्लास में उसको रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ उसको लेसन कैसे प्लान प्रेजेंट और करना है, कैसे अप्लाई करवाना है ना। हाँ, तो इसमें वही डाल हम्म। सकते हैं ना, लेसन हाँ प्लान हाँ, और बिल्कुल। फिर इसको आप इजी लैंग्वेज देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हाँ ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी एक एग्जाम के पर्पज से कि मैं यूजीसी की पर्पज से पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सीधा सीधा आपको इंस्ट्रक्ट दूंगी कि आपको ये वाली लाइन पता होनी चाहिए कि सेक्शन जो है, शैक्षणिक की प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, दो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अभी क्या है, जी। अभी जब आपका क्या होगा, थ्योरी का एग्जाम होगा, तो आप अपनी उसमें लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हाँ जी। आपके वर्ड्स में बहुत इजीली उसको बता रही हूँ कि आपको, और हाँ, अच्छे वर्ड का चयन करना वो बहुत इफेक्टिव जाता है, कि गठन जैसे वर्ड हम आप यहाँ यूज पाठ करें। योजना शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, जहां समझ ना आए कोई भी पूछ सकता है, प्लीज ऐसे ना समझे, आप डरना नहीं है किसी को भी। ये भी नहीं सोचना कि अरे इनको तो सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता, वो चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तभी आपकी हेजिटेशन और आप जो सोच रहे हैं वो चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो कोई भी है मेरी क्लास में, वो ये नहीं सोचेगा कि हमें नहीं आता तो हम क्यों पूछे। कुछ भी समझना है आप तुरंत पूछिए। अभी हम बात कर रहे हैं सीखना की, अधिगम की। सीखना छात्र द्वारा पूर्ण अंगों का अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति में समायोजन। यानी अब आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने अलग सब्जेक्ट पढ़े, अब थर्ड में क्या है, आपके पास एक नया एक परिस्थिति आई है, नया एक सब्जेक्ट आया है, वो है टीचिंग मेथड्स या फिर रिसर्च हो गया या फिर आयुर्वेदा हुआ। तो उनके जो सभी चैप्टर्स हैं, उसी में अपने आप को समायोजन कर देना, अपने आप को पूरी तरह उसमें क्या कर देना, उसमें इन्वॉल्व कर देना, ये होता है छात्र का। ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया होती है। वहां से जो आप अपने आप को पूरी तरह उसमें ढाल रहे हैं, उससे जो भी आउटकम, जो भी रिजल्ट निकलेगा, वो सीखना के अंतर्गत आएगा। तो ये पॉइंट्स आप ऐड करेंगे वहां पे, जब आप शिक्षण के बारे में और सीखना के बारे में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट है अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो छात्र में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है। ठीक है, जो एक अध्यापक होगा वो क्या करेगा, अब आपने कभी ये बुक नहीं पढ़ी, लेकिन वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके अंदर वो इंटरेस्ट लेकर आऊं कि आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें, बिकॉज कल को आपको भी टीचर बनना है। तो आप भी ये चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, आप उसको आगे जाके अप्लाई करते हैं, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। अदरवाइज मास्टर की डिग्री आप लेकर निकले, आपने कोई टीचिंग मेथड्स आपने अप्लाई नहीं किए अपनी टीचिंग में, अपने जो आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्लास को उसमें,
तो फिर आपने क्या कुछ नहीं सीख पाई, या फिर हो सकता है कि मैं आपको नहीं सिखा पाई हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग बना दूं इस सब्जेक्ट को कि आप सारी चीजें अपने जो टीचिंग में अपनी क्लास में अप्लाई करें। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने नेतृत्व में व्यक्तियों के अनुभवों को गठित और निर्देशित करता है, ये बात पहले ही कर चुके हैं हम। वह आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो छात्र में निहित जो कुछ भी उत्तम है उसे उजागर करता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी देवीय गुणों की, कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक छात्र के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, वो पहले से ही विद्यमान होते हैं। जैसे कि अभी हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं वो हेजिटेट हैं। तो वो क्या होता है, एक अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका नाम लेके उनको बोलने का मौका दे, ना कि सिर्फ जो बच्चे बोलते हैं उनको ही मौका दिया जाए। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अंदर जो गुण है, जो उनके अंदर जो एबिलिटीज छुपी हुई हैं, उनको उजागर करे, वो उनको पहचाने, और इवन स्टूडेंट भी अपने आप को पहचाने। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट खुद में डिमोटिवेट होते हैं कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, शायद नीरू जी बहुत अच्छा बोल रही हैं, धर्मवीर सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी तो पता नहीं सब हंसेंगे तो नहीं ना, मैम को पता नहीं कैसा लगेगा, वो क्या बोलेंगी। तो बहुत सारी चीजें मन में आती रहती हैं। तो एक टीचर का फर्ज होता है कि वो उसके अंदर से वो चीजें निकालें। छात्र एक व्यक्ति है जो अपने संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है। तो आप लोगों के लिए जैसे कह सकते हैं जो छात्र हैं, अब क्या होगा कि मैं जो आपको मार्गदर्शन करूंगी, आप उस स्थिति में अपने आप को समायोजित करने की इच्छुक होता है। छात्र वैसा होता है कि जो टीचर मार्गदर्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको चलना है। विधियां, अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वे प्रविधियां या कार्य विधियां हैं जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच परस्पर आदान प्रदान क्रिया होती है। जैसे अभी हम क्लास से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन मेथड हम यूज कर रहे थे, जो मेरा टेक्निक थी वो डिस्कशन मेथड था। तो उसमें क्या था, हम डिस्कशन मेथड के थ्रू आपस में आचार विचार प्रदान कर रहे थे। तो अध्यापक द्वारा जो चीजें अप्लाई की जाती है टीचिंग में, वो विधियों के अंतर्गत आता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम इसमें नो अगर मैम। नो मैम, ठीक है। छात्र के द्वारा जो आदान प्रदान वो भी आएगा, स्टूडेंट्स क्या, और वापस टीचर से के प्लीज बीच। बोलिए। हम्म। जैसे जो आदान प्रदान आपने बोला विधिया में, तो ये स्टूडेंट्स और हम्म। टीचर के बीच में जो होगा वो भी आएगा ना? हाँ देखिए, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें मेन हमारी हेडिंग है विधियां। विधियों को एक्सप्लेन किया, मतलब कि जो अध्यापक विधियां यूज करेगा, अध्यापक है ना, स्टूडेंट तो करेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो सुन रहे हैं यहाँ पे। वो जो मैं पढ़ाऊंगी उसके अकॉर्डिंग वो चीजें फॉलो करेंगे। तो मैं जो टेक्निक यूज करूंगी, सोचो कि जैसे अभी मैं लेक्चर मेथड यूज कर रही थी कि मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप मेरे विचारों को सुन रहे थे, लेकिन अब आफ्टर क्लास में क्या करूंगी, लास्ट में एक डिस्कशन करूंगी कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। तो मेरा वो डिस्कशन मेथड, वो विधि में यूज कर रही हूँ। तो जो आपस में आदान प्रदान होगा ना विचारों का, वो होता है विधि के अंतर्गत आता है वो। क्लियर? ये अध्यापक यूज करेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि अध्यापक जी के यस उसमें बोली गई है बात। क्लियर है? मैम यस जी। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अभी देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना आप, आपको ये बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अध्यापन के बारे में लिखें, तो आपको काफी अच्छा यहाँ से मिल जाएगा। अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है। ये हम पढ़ भी रहे थे कि उसके बिहेवियर में परिवर्तन आना चाहिए, और हर तरीके के परिवर्तन को सीखना नहीं बोलेंगे, ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब तक सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन नहीं होता। अभी क्या है कि मैं आपको टीचिंग का पूरा लेक्चर खत्म करा दूं, जितने भी हैं लास्ट तक, और आपको कुछ समझ में आए ना एक भी पॉइंट, तो उसको वो अध्यापन नहीं होगा। ठीक है? अब पढ़ा तो दिया गया, आपको कुछ समझ नहीं आया, इवन आपको अगर 90% मैंने कराया है सिलेबस, तो एटलीस्ट आपको कुछ परसेंट तो आना ही चाहिए। हाँ ये होता है, सबकी क्षमता अलग होती है, हो सकता है आपने क्लास अटेंड ना की हो सकता है आपने घर जाके ना भी पढ़ा हो, पर जितना आप क्लास में थे उतना तो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक केवल सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है, उसे छात्र के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और निर्देशित करता है। मैं क्या होगा, आपको एक एनवायरनमेंट दूंगी, मैं आपको तरह तरह से कोशिश करूंगी कि आप खुद से अपने विचारों को एक्सप्रेस करके, या मेरी चीजों को सुन के, या मेरी स्लाइड से, बुक से आप पढ़ें। तो क्या होगा कि मैं आपको प्रोत्साहित करने का एक काम करूंगी। सीखना छात्र द्वारा होता है और प्रत्येक छात्र को स्वयं सीखना होता है। ठीक है? मैं आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट दे सकती हूँ, बट वो आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हाँ, आपको जो टीचिंग मेथड, जो एक बुक है, वो आपको समझनी है और आपको अप्लाई भी करनी है, और आपको अपने बिहेवियर में भी वो लेकर आना है।
तो आपको कुछ, आपके ऊपर भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। अध्यापक छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने का कार्य करता है और सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। और मैं ये कर सकती हूँ, आपको सीखना है तो मैं उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ, आपके अंदर और इंटरेस्ट को डाल सकती हूँ। तो ये एक अध्यापक का कार्य होता है। समझ में आया अध्यापन से आपको? अब आप पॉइंट्स बना सकते हैं इससे। यस मैम। हाँ, तो आपको ये पॉइंट्स भी बनाना है, ठीक है? कि जैसे फर्स्ट है कि अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना, ये एक पॉइंट बना है अध्यापन के अंतर्गत। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि अध्यापन के बारे में आप 10 पॉइंट्स बनाए, 10 बिंदु लिखे, ठीक है, तो उसमें आप फिर पॉइंट्स बना के लिखिए। अगर मैं उसको और बड़े बोलती हूँ 250 शब्दों में, तो फिर आप उसको और थोड़ा एलिब्रेट करके लिखेंगे। क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अध्यापन एक विज्ञान है जिसमें किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित तर्कमूलक और व्यवस्थाएं होती हैं। मतलब जो अध्यापन होता है एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं रिसर्च, रिसर्च का एक साइंटिफिक मेथड है, वो एक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। वैसे ही जो टीचिंग है वो एक विज्ञान है। जो टीचर होगा वो पहले स्टडी करते हैं सारी बुक्स को, वो खुद पढ़ते हैं, फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, उस एक्सपीरियंस से फिर वो आपके सामने टीचर बने। तो एक सिस्टमैटिक वे है वो पहले हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, हर चीज को एक डीपली उसको स्टडी करते हैं, देन आपके सामने वो प्रेजेंट करते हैं। उसमें बहुत सारी लॉजिकल चीजें होती हैं, ठीक है, सिद्धांत होते हैं। अध्यापन एक कला भी है, ये एक आर्ट भी है। देखिए हर कोई टीचर नहीं बन सकता, एग्री हैं आप सभी? क्या हर कोई टीचर बन सकता है? नो ना। नो मैम। मैम। हाँ, आपने देखा होगा कि सभी एमए करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर कोई टीचर बन जाए, है ना? कुछ ही लोग होंगे जो एक टीचर बन के निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसे किसी एक सूत्र में नहीं समेटा जा सकता, ठीक है। एक ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ ली तो आप टीचर बन गए, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। वो एक सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक सूत्र की बुक आपने पढ़ ली, एक बुक पढ़ ली, आपने बीएड कर ली तो आप टीचर बन गए। वो एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है लाइफ में, तब एक अच्छे टीचर आप निकल कर आते हैं। एक कला के रूप में अध्यापन में छात्र को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है, जिसे आवश्यक अनुसार से परिवर्तित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सेम जो एक बिहेव लेकर या एक सेम एटीट्यूड लेकर चले, उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। क्या स्थिति परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक छात्र पर केंद्रित होती है। और पूरा का पूरा जो अध्यापन होता है, जो टीचिंग होती है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। सबसे मेन होता है कि स्टूडेंट जो है आपके, उनको लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। अभी हम अध्यापन विधियां, ठीक है, आगे इसको अब देखना। अब अध्यापन विधियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या यूज करते हैं, वो मैं बता रही हूँ। अध्यापन की प्रक्रिया में ये अलग से हेडिंग बनेगी, ठीक है। अभी लास्ट में था आपका उसके घटक बता दिए। उससे पहले आएगा आपका अध्यापन, देन शिक्षण भी आ जाएगा, शिक्षण और अध्यापन, उनके घटक आएंगे शैक्षणिक प्रक्रिया के। अब नेक्स्ट हेडिंग है अध्यापन विधियां। अध्यापन की प्रक्रिया में अनेक विधियों को कार्यों से परखा गया है और यह पाया गया है कि उनके मुख्यतः दो वर्ग हैं, ठीक है। मेनली टू इन्होंने लिया है यहाँ पे। फर्स्ट इज निर्देशन विधियां और दूसरा है व्यावहारिक। निर्देशन विधि वो लिया, इंस्ट्रक्टर वो लिया है इन्होंने जहाँ पे सैद्धांतिक विषय यानी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती है, उसके लिए निर्देशन विधि। और जो दूसरा है, ये अगर 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये आ सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आप उसमें लिखेंगे निर्देशन विधि का, ठीक है। ध्यान से सुन लेंगे इसलिए छोटी छोटी चीजें। कई बार क्या होता है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन पता होते हैं, हमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पता होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्रीड़ा क्षेत्र है ना, गेम्स के लिए और व्यायामशाला, एक्सरसाइज के लिए या योग के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए व्यवहारिक कौशल वहां पे अप्लाई किया जाता है। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी दो विधि यहाँ पे बोली गई हैं, दो वर्ग मेनली। कक्षागत विधियां, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर, प्रेजेंटेशन, प्रायोजन, कोई ना कोई बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट बनाना। प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट होता है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करना।
अभिनय, कोई नाटक के थ्रू कोई चीज को समझाना, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन इत्यादि नामों से जानी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानती हैं, नॉर्मली यूज होती हैं, ये आप इनके बारे में जानते होंगे। कौशलों या शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधियों का ठीक प्रकार से वर्गीकरण नहीं हुआ है। जो नीचे हमने पढ़ा था, क्रीड़ा क्षेत्र और व्यायामशाला, जो कि बिहेवियर में जो कौशल है हमारे अंदर, जो गेम से रिलेटेड होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स बताई नहीं गई हैं, उनके कम एक्सप्लेन किया गया है। उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है कि उसका कोई वर्गीकरण ज्यादा नहीं दिया गया। कक्षा की परिस्थिति में प्रयुक्त प्रत्येक विधि के प्रारंभिक कौशल और क्रियाएं सिखाने के अनेक मार्ग हैं। कक्षा की जो परिस्थिति होती है, या जो शारीरिक कौशल या क्रियाएं सिखाने की बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग गेम्स, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी हम अलग अलग चीजों में उसको डाल सकते हैं, कि योगा हो गया या क्रिकेट हो गया। तो व्यवहारिक कौशल के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु शारीरिक क्रिया एवं कौशल सिखाने के लिए भी उन्हें सीधे सीधे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कक्षागत अध्यापन में कोई भी एक विधि या प्रकार सभी कक्षागत परिस्थिति के लिए सर्वोत्तम नहीं होता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज को सिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही विधि प्रयोग की जाए। लाइक अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ लेक्चर मेथड यूज किया, पढ़ाकर चले गए और बस हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उसका कोई प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं कि आप इसके ऊपर बना के लाइए, आपको लेसन प्लान तैयार, जैसे हमारे सब्जेक्ट में आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं कि आपको एक 30 मिनट की क्लास करानी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, आप प्रार्थना कौन सी यूज करेंगे, और वहाँ पे आप कौन से आसन कराएंगे, तो वो आप बनाएंगे, तो वो इसके अंतर्गत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लेक्चर मेथड यूज किया और क्लास को खत्म कर दिया। यौगिक अभ्यासों को सिखाने की विधि सैद्धांतिक विषयों को सिखाने की विधि की अपेक्षा शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधि के अधिक निकट है। यानी जो यौगिक अभ्यास सिखाए जाते हैं उनकी विधि है, और सैद्धांतिक विषय को सिखाने की विधि है, तो उनको क्या है कि शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधि के अधिक निकट है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सैद्धांतिक विषय पढ़ा रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल चलता है, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल क्लास सिखाते हैं, तो वहां पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तो दोनों चीजें उसमें अप्लाई होती है। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग हैं। ये क्वेश्चन शायद इस बार नेट में आया भी था कि जो सफल अध्यापन के कितने ढंग होते हैं। तो फर्स्ट इज अध्यापक केंद्रित, या तो टीचर सेंटर होगा, जैसे अभी मैं टीच कर रही हूँ तो वो टीचर सेंटर आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें, आप सिर्फ सुन रहे हैं। एक होता है छात्र केंद्रित, जिसमें कि आप भी इन्वॉल्व होंगे, आप भी अपने विचार बताएंगे कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति, यहाँ तक कि योग की भी मुख्य विधि थी। मतलब लास्ट मैंने पहले भी बोला था कि पहले जो एजुकेशन होती थी वो अध्यापक केंद्रित ज्यादा थी। वहां पे जो टीचर था उन्होंने जो बोल दिया वही चीजें होंगी, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं था। अभी क्या है कि जो चीजें हैं वो चेंज हुई हैं, स्टूडेंट सेंटर उसको किया गया है। परंतु आज की वैज्ञानिक विचारधारा छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर बल देती है, वही जो मैंने बताया अभी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। अतः स्वाभाविकता विधि में निहित सिद्धांत और धारणाएं छात्र केंद्रित पद्धति, जिससे मुख्य बल छात्र की आवश्यकताओं पर होती है, अपेक्षित है। मतलब जो स्टूडेंट की नीड्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या होता है कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अभी अगर मैं सबको एक ही तरीके से लेकर चलूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। सबको देखना है कि किसकी कितनी एबिलिटीज हैं, क्या उनका कार्य है, क्या उनकी मानसिकता है, हर चीज को देखते हुए उनके पूर्व अनुभव क्या। अब ऐसा भी होता है आप एमए कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से डिप्लोमा करके आए हों, तो उनको नॉलेज ज्यादा रहेगी कंपैरिजन टू अदर्स। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई अदर स्ट्रीम से, कोई बीकॉम करके आया है, बीए करके आए हैं, या फिर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं बट वो नॉन योगा फील्ड से हैं। सो बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे करना। आगे हम शुरू करते हैं व्याख्यान विधि। ठीक है, फर्स्ट हम लेकर आते हैं व्याख्यान विधि के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि आप व्याख्यान विधि कोई भी 4 विधियों के बारे में लिखिए या 5 विधि के बारे में लिखिए, कोई भी आप अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम भी दें, ऐसा हो सकता है कि अध्यापन विधियों को एक्सप्लेन कीजिए, ये 10 नंबर में आ जाए। तो सब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट हम मैम पढ़ेंगे ये व्याख्यान। सॉरी मैम, जी जी, ये हाँ हाँ जो प्लीज। बुक आपने भेजा है वो A3 करके एक है लर्निंग वाली, वो नहीं नहीं उस नहीं, बुक दूसरी वाली दूसरा है। है?
कौन सा वाला जिसमें मैम? जिसमें आसन की पिक बनी हुई है, राज कपूर आसन वाली स्टार्टिंग की पिक है। हाँ मैम, इस बुक का अच्छा नाम अच्छा। है योगाभ्यासों की अध्याप अध्यापन विधियां। बहुत बढ़िया, यही वाली है। और इसमें ये पेज नंबर है जो मैंने 29 से स्टार्ट हो रहा है, सभी लिख लेंगे, 29 to 37 ये चैप्टर है जो मैं करा रही हूँ। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के पास होनी ही चाहिए। आपका मोस्टली सिलेबस यही वाली बुक कवर करेगी। मैम पढ़ाऊंगे एक बार आगे। पेज हम्म बोलेंगे? हाँ हाँ प्लीज, मैं बोल देती हूँ, 29 to 37। थैंक यू मैम। हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना टीचिंग मेथड्स, वो सारा इसी के अंदर है। अभी मैं दूसरा भी पढ़ाऊंगी तो वो मैं बता दूंगी तभी, ठीक है। आप सुनते जाइए ध्यान से। व्याख्यान विधि औपचारिक अध्यापन की सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सबसे प्राचीन विधि, इनफॉर्मल जो कहते हैं। यह विधि विस्तृत क्षेत्रों के सामग्री के गठन में किसी विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को उपयोगार्थ अलग अलग नई सूचनाएं प्रस्तुत करने में और विस्तृत स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण में उपयोगी होती है। यानी कि जो सूचनाएं आपके पास है या मेरे पास है, उसको अपने सिर्फ मैं ही बताती जाऊंगी, आपको सुनते जाना है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अभी ये बुक मैंने आपके सामने रखी और मैं आपसे कोई डिस्कशन नहीं कर रही, बस आपको सारी नॉलेज है मैं आपको देती जा रही हूँ कि व्याख्यान विधि ये होती है, लेक्चर मेथड ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ भी है चीजें ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। बट आपका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तो ये क्या होता है, छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि उन समझदार छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है जिनका श्रवण संवेदन ऊंचा है। यानी कि जो बहुत ज्यादा जिनका इंटेलिजेंस अच्छा है, कि जो सुनकर ही सारी चीजें समझ जाएंगे, उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उनमें ऊंची श्रवण संवेदना के कारण स्वर स्तर, स्पष्टता, विश्राम अवधि और शब्दावली स्तर की समस्याएं रहती हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो शब्दों में स्पष्टता नहीं होती, विश्राम इसमें कम होता है, इसमें रुकती नहीं है, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या होगा, मैं अपनी बात को पूरा बोलकर ही खत्म करूंगी। और इसमें शब्दावली इस तरह की समस्या है कि कई बार ऐसे हार्ड वर्ड आ जाते हैं कि वो समझ में नहीं आते हैं, तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एक बिल्कुल अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको तो समझ में आ जाएगा, बट हर किसी स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट नहीं है। आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। योगाभ्यासों को सिखाने में व्याख्यान का बहुत उपयोग है। उसका उपयोग किसी भी प्रकार को किसी क्रियाकलाप से संबंधित और योग के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएं प्राप्त प्रस्तुत करने में होता है। जब योगाभ्यास कराते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, लाइक वो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बताते हैं कि हाई बीपी वालों को नहीं कराना है, ये वाली लेग आगे होनी चाहिए, ये पीछे होनी चाहिए। स्टूडेंट कर रहा है बट हम बोलते जा रहे हैं उसको, तो वहां पे यूज होता है। और अलग अलग उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हम जोड़कर सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे उनके सामने। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यापक भाषण की आवश्यकता होती है, तब छात्र को अध्यापक का व्याख्यान अच्छी प्रकार सुनाई पड़ना चाहिए। यदि अध्यापक अच्छी प्रकार तैयारी करता है तो उसका व्याख्यान प्रेरणादायक, रोचक और उद्दीपक हो सकता है। मतलब कि अगर आपको कहीं पे व्याख्यान करना है, अपना एक अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसमें क्या होगा कि पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो वो प्रभावी नहीं होगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अगर आप पूर्व तैयारी के साथ आए हैं तो वो फिर इफेक्टिव हो सकता है। अन्य विधियों का उपयोग करते हुए व्याख्यान विधि को अपनाना लाभप्रद होता है। व्याख्यान की विषय वस्तु को स्मृति में रखने में दृश्य सामग्री का उपयोग करना बहुत सहायक होता है। तो व्याख्यान विधि यूज हो रही हो, एक सेकंड। तो साथ साथ क्या होता है कि अगर पिक्चर्स होती हैं तो ज्यादा वो अच्छा इफेक्ट डालता है। कोई और बताए मुझे व्याख्यान के बारे में, ज्योति जी बताएंगे। जी मैम। मैम ज्यादा तो मैं नहीं समझी हूँ। योगाभ्यास को जो सिखाने भी। में हम्म योगाभ्यास को सिखाने में व्याख्यान का बहुत उपयोग होता है। ओके। मैम और व्याख्यान से आप क्या समझते हैं, क्या होता है मतलब इसका व्याख्यान। विस्तृत जानकारी मैडम। हाँ, किसी भी विषय के बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे देना, ठीक है। उसकी जी पूरी जानकारी को उसको दे देना एक साल, वो भी अपने भाषा के माध्यम से। वहां पे कोई मतलब डेमोन्स्ट्रेट नहीं होगा, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, शब्दावली से अपनी बात को कह देना, वो होता है व्याख्यान विधि। बहुत जी। बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू। और कोई, मैं देखती हूँ, लक्ष्मी जी।
मैम। लक्ष्मी जी। व्याख्या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी विस्तृत जानकारी देना व्याख्यान के अंतर्गत आता है। अच्छा, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो कौन सी विधि है वो? अभी व्याख्यान विधि। हाँ, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। अपनी बात को अपनी शब्दावली से कह देना या अपने विचारों के थ्रू अपनी बात को प्रकट कर देना, और जो की होती है, जो टीचर सेंटर्ड होती है, बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, और स्नेहा जी बताएंगे। स्नेहा जी आप बताएं। यस मैम। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड विधि होती है, और ये सबसे प्राचीन विधियों में से एक माना जाता है, जिसमें हम शाब्दिक शब्दों का ही प्रयोग करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिससे क्या होता है, अध्यापक केंद्रित होता है ये मुख्यतः, कि अध्यापक ही बोलते हैं और जो छात्र होते हैं वो सुनने की क्रिया करते हैं, सरल शब्दों में। और ये किसके लिए, कौन से छात्र होते हैं जो इसको अच्छे से समझ सकते हैं? हाँ मैम, जिनका स्तर अच्छा होता है, जो अच्छे इंटेलिजेंस हाँ। स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो लेक्चर मेथड के दौरान जो हम अध्यापक जो कठिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं ना, तो वो उसे सुनने में उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन लेक्चर बहुत बढ़िया। मेथड सभी के लिए, जो जो हमारे जो छात्र थोड़े से कमजोर हैं, उनके लिए ये उतना उपयोगी नहीं सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, यही सुनना था बस। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि को अपनाना लाभप्रद होता है, ये हमने पढ़ लिया था। व्याख्यान की विषय वस्तु को स्मृति में रखने में दृश्य सामग्री का उपयोग करना बहुत सहायक होता है। मतलब कि अगर कोई लेक्चर मेथड चल रहा है और साथ में क्या है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ और राजकपूत आसन के ऊपर, अगर उसकी पिक आपके सामने लगी होगी कि हैंड मूवमेंट, जो आपका हैंड होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, आपका जो लेग है वो बेंड होना चाहिए, तो वो अगर पिक्चर भी साथ में आपके डिस्प्ले होती रहती है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट या ज्यादा आपके लिए इजी, लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहेगा, क्योंकि वो एक मेमोरी बन जाएगी आपकी, आपके ब्रेन में वो पिक्चर के थ्रू, और आप जो कानों से सुनेंगे वो भी स्टोर हो जाएगा, तो वो डबल आपको फायदा करेगा मेमोरी को याद रखने में लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि का उपयोग करने वाले अध्यापक को इस विधि की आगे दी गई मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने चाहिए। ये अध्यापक केंद्रित कार्य है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टीचर सेंटर्ड होता है, अतः इस कारण से छात्रों को इसमें सक्रिय सहभागी ना होने का प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इसलिए क्या होता है, अभी क्या है कि मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, मेरे बाद आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो मुझे नहीं पता, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाती है, तो हमें क्या करना है कि उसका ध्यान रखना है। कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बहुत बोर फील करते हैं, टीचर पढ़ाए जा रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसा भी इसके ड्रॉबैक्स हैं। यह विधि अध्यापक को इससे अधिक प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है। कई बार क्या होता है कि इससे भी जो अच्छी विधियां हैं, लेक्चर मेथड के चक्कर में उन विधियों को हम अपनाते नहीं है टीचर, तो वो क्या होता है कि उनका भी इग्नोरेंस हो जाता है दूसरी विधियों के प्रति। लंबे व्याख्यानों से लाभ उठाने की दृष्टि से अपरिपक्व छात्रों का ध्यान क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। अब लंबे लंबे लेक्चर चल रहे हैं, आपको 1 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, इसमें क्या है, जो अपरिपक्व की श्रेणी में वो आते हैं, जो कि अभी उतने जो छात्र हैं, एक तो वेल स्टेबलाइज्ड है कि जो जिनकी समझ है वो एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्या है कि उनका ध्यान हमें बार बार अट्रैक्ट करना पड़ता है स्टडी की तरफ, तो वैसे छात्र क्या होंगे, उनका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका और ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो मैं एक टीचर को उसके ड्रॉबैक जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि व्याख्यान विधि के लाभ और हानियां लिखिए, तो हानियों में आपके ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, और लाभ तो आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, जो आपने पहले पढ़ा है उससे, कि एक प्राचीनतम विधि है या जो भी है, आप उसको आगे कर सकते हैं डिफाइन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निर्देशन और क्रिया विधि। इस विधि में अध्यापक स्पष्ट निर्देशन देता है, जो प्रदर्शन के पूर्व, निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना, ये इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्रदर्शन यानी जो भी क्लास चल रही है वो उसके पहले भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं
कि जो जिनको बैक पेन है, लंबर की जिनको प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, उपरांत दे सकते हैं या साथ साथ, या हम उसके जो क्लास चल रही है उसके साथ साथ भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो जिनको सर्वाइकल है वो आसन तो कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे ये वाले आसन, वो दूसरा आसन कर लीजिए। तो इस विधि का जो हम यूज है वो पहले बाद में और साथ साथ भी कर सकते हैं। और जब छात्र तदनुसार अनुक्रिया करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो छात्र है वो क्रिया करते रहते हैं। छात्रों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जो प्रस्तुत क्रिया की विषय वस्तु पर बल दिया जाता है। यह विधि औपचारिकता प्रधान है। इस विधि के साथ सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने निर्देशन दिया, परफॉर्म करके दिखा दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम नॉलेज भी उनको देते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको साथ साथ नॉलेज भी देनी है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि सूचना कार्य होना भी श्रेयस्कर होता है, यानी उस विधि को और श्रेष्ठ बना देता है। आगे है, छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। कि पहले हमें छात्रों की समस्याएं पता चल जाए कि उनको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, फिर अगर वो पता चल जाएगा तो उसके बाद हम इस विधि को और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी मेथड है, इसको कभी भी यूज किया जा सकता है, पहले बाद में और साथ साथ भी। किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बता देंगे अभी। नो मैम। अब मैं इसको खुद से रिलेट करके पढ़िए। अब जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा उसको समझना। व्यक्तित्व निर्देशन विधि, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना एक अत्यंत व्यक्तित्व स्वरूप का होता है। इस विधि में प्रयास किया जाता है कि समूह का ढांचा, यानी एक ग्रुप है वो है, लेकिन उसमें भी विविध माध्यमों द्वारा व्यक्तित्व भेद का ध्यान रखा जाए। मतलब कि एक ग्रुप है, लेकिन उसमें भी अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं, अलग अलग प्रैक्टिशनर हैं, उन सभी का अलग अलग ध्यान रखना, उनका भेद पता रहना कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनको देखते हुए निर्देशन देना। तो ये हमारा थर्ड था। फोर्थ है समूह चर्चा विधि। यह एक शैक्षणिक तकनीक है जो मूलतः किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, अभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि समस्या का हल ढूंढने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो बताएंगे कौन सी विधि है? नहीं, ग्रुप डिस्कशन विधि। समूह चर्चा विधि। हाँ, ग्रुप डिस्कशन है ना। अभी हम बात कर रहे थे कि अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सब मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि आप इसको ढूंढ कर लाएंगे। अभी जब आपने अपने अपने पॉइंट्स बताए तो जिनको नहीं आता होगा उनको भी कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने के लिए मिल गए। तो ये होता है कि किसी भी टॉपिक का हल ढूंढना या किसी भी समस्या का हल ढूंढना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। मैम तो थर्ड इसमें से वाला नेक्स्ट, टॉपिक एक बार स्टार्ट से बता दीजिए ना, थोड़ा सा हाँ हाँ आवाज मैं नहीं बता देती हूँ। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि देखो, ये ना क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ में भी आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन वहां बनते हैं। आपको वहां पे हर एक लाइन आपको देखनी पड़ती है कि कौन सी विधि है कि जिसका हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन होगा कि व्यक्तित्व निर्देशन विधि या समूह चर्चा, तो आपको फिर ध्यान सोचना है कि कौन सी विधि आपने पढ़ी थी। तो अब आपको पता ही है। अभी मैं बता रही हूँ थर्ड वाला। इस विधि के व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों मूल्य हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है और समूह, दोनों के अपने अलग अलग मूल्य हैं इसके। अभी मैं आगे कराऊंगी, इसको पहले थोड़ा बता देती हूँ। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना एक अत्यंत व्यक्तिगत स्वरूप का होता है। यानी इसमें एक चीज बोली है, समूह का ढांचा बनाए रखते हुए एक ग्रुप है, लेकिन विविध माध्यमों द्वारा व्यक्तित्व भेद का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जो एक ग्रुप है, अब आप लोग हैं कि 15 लोग हैं, उसमें से भी जो इंडिविजुअल है उसका ध्यान रखते हुए, उनका भेद का ध्यान रखते हुए निर्देशन देना। ऐसा नहीं है कि सबको एक तरह के इंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, सभी का ध्यान रखते हुए चीजों का इंस्ट्रक्ट करना, वो होता है व्यक्तिक निर्देशन विधि। जो इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान रखते हुए हमें चीजों को ध्यान में रखना है। सभी को, अब ओके आप ग्रुप क्लास में गए, आप सभी को एक आसन नहीं करवा सकते ना। आपने बोला सभी स्टैंडिंग चक्रासन लगाओ, नॉट पॉसिबल ना, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों को तो एकदम बिगनर हो, उनको तो उनके पहले आप धीरे धीरे बैक बेंडिंग आप खोलना शुरू करोगे, बैक उनकी, फिर कहीं जाके आप उनको बैलेंसिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, होल्डिंग पावर उनकी अच्छी होनी चाहिए, देन आप बोल सकते हो उनको कि हाँ अब आप चक्रासन, स्टैंडिंग चक्रासन लगाइए। तो व्यक्ति विशेष का ध्यान रखते हुए आपको चीजें करनी है। क्लियर? यस मैम। ओके जी, आगे बढ़े।
व्यक्ति को अपनों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में, अन्य लोगों के प्रति सहनशील बनाने में और समस्या पर विवेकपूर्ण चिंतन करने की योग्यता में सुधार लाने में सहायक होती है। ये बात कर रहे हैं हम ग्रुप डिस्कशन की। इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरों के समक्ष अपने आप को व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को, अपने विचारों को रख सकते हैं। और अन्य लोगों के प्रति सहनशील बनाने में, यानी आप क्या है कि आपके अंदर सहनशीलता आएगी दूसरे को सुनने की, और समस्या जो है, कोई भी समस्या का हल हम निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर चिंतन करने के। जब आप डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट विचारों को आप सुनेंगे तो एक नए आपके अंदर और क्यूरियोसिटी आएगी, और चीज आप सोचेंगे, एड ऑन करते जाएंगे, तो एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप आगे इसको पढ़ सकते हैं, मेन यही था इसमें। निर्देशित अभ्यास विधि। चुने हुए यौगिक अभ्यासों के अतिरिक्त नियत कार्य को विद्यालय में समय उपरांत कराने से छात्रों के कौशल और दक्षता का स्तर सुधरता है। यानी यौगिक अभ्यास, कुछ यौगिक अभ्यास के साथ साथ हम उसको साथ में असाइनमेंट देते रहे। हमारी प्रैक्टिकल क्लास है, और साथ में मैं बोलूँ आपको, अब आपको ना अस्थमा डिजीज के ऊपर एक असाइनमेंट तैयार करके लाना है। तो उसमें क्या होगा, आप और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल को आपको कोई अस्थमेटिक पेशेंट मिला तो एटलीस्ट आपको दिमाग में तो रहेगा कि हाँ आपने वो लिखा, तो उसमें वाली सूक्ष्म क्रियाएं होनी चाहिए, वो वाला प्राणायाम होना चाहिए, XYZ जो भी आपने चीजें वहां पे देखी थी, कि उनको कुंजल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उनको वस्त्र धोती करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो आप पढ़ेंगे। वैसे आप चीजों को इग्नोर करेंगे, थोड़ा उतना आप उनके कंसंट्रेट नहीं करेंगे। पर जब आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी तो आप अपने तरीके से उसको सोचना शुरू करेंगे और लिखेंगे। ये एक असाइनमेंट का बेनिफिट होता है, जो कि बाद में हमें काम आता है बहुत। जैसे शीर्षासन, उड़ियान, कपालभाति, शुद्धि क्रियाएं, नॉलेज जैसे अभ्यासों के आवश्यक प्रस्तुतिकरण समेत कक्षा में करने और बाहर, कक्षा के बाहर अभ्यास कराने से उनमें दक्षता विकसित की जा सकती है। कि जब आप उनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अब आपको बोला जाए क्लास में कि आप एक क्लास लीजिए और आप करवा के बताएं कि कैसे शीर्षासन को किया जाता है, या आप खुद प्रस्तुत करें उसको। तो उससे क्या होता है कि, और जब हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करते हैं तो और ज्यादा क्या होता है, जो उनके बिहेवियर में या उनकी पर्सनालिटी में और ज्यादा चीजें ऐड ऑन होती हैं, और उनमें पहले से ज्यादा और इम्प्रूव आता है छात्रों में। और कॉन्फिडेंट, वो मतलब जो हेजिटेशन होती है, जो हिचकिचाहट होती है सामने बोलने में या सामने प्रेजेंट करने में, इस वजह से वो थोड़ा स्टूडेंट्स में कम होता है। छात्रों को कक्षा के बाहर अभ्यास करने में प्रोत्साहित करना चाहिए, और बाद में अध्यापक द्वारा उनकी जांच कराकर छात्रों को और अधिक अभ्यासक अतिरिक्त सुझाव दिए जाने चाहिए। सोचो कि आपको मिला, मैंने बोला गौरी जी को कि आपको प्रेजेंट करना है, तो कुछ भी उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, अब मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ उनकी मिस्टेक है, अभी मैंने उनको बता दिया कि आप यहाँ यहाँ पे इम्प्रूव करो अपना, तो नेक्स्ट जब वो करेंगे तो और बेटर करके आएंगे। इस तरीके से उनको और बेटर किया जा सकता है। यह स्पष्ट ही है कि इस विधि की सफलता छात्रों की प्रेरणा और उनके अध्यापक से रिश्ता, सौहार्द, अध्ययन, रिपोर्ट पर निर्भर करती है। इससे ये भी क्लियर होता है कि आप स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है, उनके बीच में कैसा जो रिश्ता है, उसके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। कि आप मुझसे कितनी चीजें, आप को होमवर्क मिल गया लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या आपको लेना है, तो वो भी बहुत, कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस कि यस अगर मैम। क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट के जो बिहेवियर में या उनके कौशल में और दक्षता के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाएगी, तो कौन सी विधि होगी वो? निर्देशित निर्देशित अभ्यास अभ्यास विधि। अभ्यास विधि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक नई आवाज सुनी मैंने, किसने बोला? मैंने सीता साहू। अच्छा जी, असाइनमेंट। चलिए परियोजना विधि, ये तो सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों द्वारा कक्षा में सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाना। जो भी बात आपने कक्षा में सीखी है उनको क्या करना, उनको क्रिया में लेकर आना। इससे छात्रों को संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने में सहायता मिल सकती है। जब निर्धारित समय अवधि कम हो तब सीखे हुए अभ्यास को पुस्तिका बनाना, विभिन्न स्रोतों से संबंधित साहित्य एकत्र करना, यौगिक अभ्यासों की मॉडल्स बनाना। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कि आपको दे दिया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें, या तो कोई मॉडल तैयार करना है या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो उसमें क्या होगा, आप चीजें इकट्ठी करना शुरू करेंगे, और जो भी आपने सीखा है तो वो आप अपनी मतलब एक्टिविटी में उसको लेकर आएंगे। तो उससे भी क्या होता है कि हम लॉन्ग टाइम तक हमें वो चीजें याद रहती हैं, क्योंकि इसमें खुद के आपके एफर्ट लगे होते हैं। प्रतियोगिताएं करवाना या संगोष्ठी क्या क्या कि एक
कंबाइन एक रख दिया पेपर प्रेजेंट का कि आपको आपके टॉपिक्स दे दिए, आपको इस पर बोलना है। तो उसमें क्या होगा, एक अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, आप अलग अलग कंटेंट लेकर आएंगे ढूंढ कर, तो वहां से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आगे करते हैं, प्रदर्शन विधि। यह विधि स्पर्धा रहित है और कौशल तथा आकृति पर बल देते हुए क्रियान्वित की जाती है। प्रदर्शनों का अपना मूल्य होता है, अच्छी प्रकार निर्देशन किए जाने पर वे दर्शक और छात्र दोनों के लिए उपयोगित होती है। प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेट करना। इसमें क्या होता है कि छात्र और जो दर्शक है दोनों के लिए उपयोगी होती है, और यह विधि कक्षा में अध्यापन गठन को समझाते हुए अंत में सार्वजनिक प्रदर्शन करने मात्र हेतु से प्रयुक्त होती है। मतलब कहीं भी क्या है कि आपको आप क्लास लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आप अगर उनको करके दिखा देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उनके प्रदर्शन करके डेमोन्स्ट्रेट करके चीजों को कक्षा में उपयोग की दृष्टि से एक तकनीक रूप में इस विधि को, एक टेक्निकल रूप से भी इसको देखा जा सकता है, एक टेक्निक के रूप में। इस विधि में कुछ दोष भी हैं, इससे सीखना सीमित हो जाता है। नए कौशल उत्पन्न करने की अपेक्षा यह विधि छात्रों में विद्यमान गुणों को ही उपयोग करती है, फिर भी एक उत्तम समूह विधि के रूप में उपयुक्त है। मतलब इससे क्या होता है कि इसमें जो छात्र हैं वो कंपैरिजन टू अदर कम सीख पाते हैं, बट फिर भी क्या है इफेक्टिव तो है। देखो हर विधि की अपनी लिमिटेशंस और फायदे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तम विधियों के चयन हेतु कोई एक सूत्र नहीं है। मतलब कोई एक, हम कोई भी विधि चाहे यूज कर ले, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई एक प्रॉपर एक सूत्र बना दिया कि आप किसी को पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। अलग अलग आप जगह और परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग आपको चीजें यूज करनी आनी चाहिए। तो अभी आप मेरे को बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। हाँ, यस ये आपने मैम। विधियां पढ़ी हैं, यही विधि आपको पता होनी चाहिए। ये मेन विधियां जो हम यूज करते हैं टीचिंग में। तो सबसे अच्छी कौन सी विधि है जो यूज करनी चाहिए? लेक्चर मेथड। चर्चा विधि। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। किसी ने बोला लेक्चर मेथड, किसी ने बोला ग्रुप डिस्कशन, मतलब जिसको जो अच्छा लगा। और कोई? मैम प्रदर्शन विधि भी मैम। इंस्ट्रक्शन मेथड। वो भी एक योग गुरु के लिए तो निर्देशन अनुक्रिया विधि ही सही है मैम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। अभी आपको और स्टडी करना है इस पे, है ना? अब आप नोट्स बनाएंगे अपने तो आपको और क्लियर होगा। मैं एक और पॉइंट कवर करा देती हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए अब क्या है कि आपने इसको ध्यान से समझना, ये आपके फर्स्ट यूनिट का ही है। आपने टीचिंग में मेथड्स तो अप्लाई कर लिए, बट क्या है कि आपके पास प्रॉपर कुछ चीजों की कमी है कि जिससे वो विधियां आपकी इफेक्टिव नहीं हो रही। ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं कि जो आपकी टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। स्क्रीन प्रेजेंट है? यस मैम। यस मैम। ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है, विधि को प्रभावित करने वाले घटक। फर्स्ट इज विषय वस्तु। किसी विशिष्ट विधि या विधियों के संयोग के चयन में निम्नलिखित कारक होते हैं। विषय वस्तु क्या? ये हमने देख लिया है कि अध्यापन विधि विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है, और व्यवहारिक विषय के लिए सैद्धांतिक विषय की अध्यापन विधि। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधि आप जो कक्षा का स्वरूप है, जो विषय वस्तु है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करनी होगी। अब आपको पढ़ाना थियोरेटिकल है तो वहां पे क्या है, आप एकदम से क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो यूज कर सकते हैं क्या? अगर आप, मेरा विषय टीचिंग है और मैं वहां पे डेमोन्स्ट्रेट मेथड यूज करने लगूं तो क्या वो ठीक होगा? नो मैम। कौन सा मेथड मुझे यूज करना होगा? कौन सा मेथड मुझे यूज करना चाहिए? व्याख्यान हाँ, विधि। व्याख्यान विधि। वेरी गुड। तो वही व्याख्यान। होते हैं कि जो आपकी जो कक्षा यानी विषय का जो स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चूज करना होता है। ठीक है, ये आप मानते हैं इस चीज को? यस मैम। यस मैम। अगर आपका व्यवहारिक विषय है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना है, और सिद्धांतिक है तो उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर आप गलत टेक्निक को चूज करते हैं तो भी जो आपकी ना टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी। सिर्फ भिन्न विधि अपनानी पड़ती है। यहाँ तक कि विभिन्न व्यवहारिक विषयों की विधियां भी भिन्न होती है। कोई भी व्यवहारिक विषय है, कोई सैद्धांतिक है, तो उनकी अलग अलग टेक्निक्स होंगी। ये नहीं है कि आप सेम टेक्निक दोनों पे यूज करें। हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कौशलों के अध्यापन हेतु प्रयुक्त विधियां यौगिक अभ्यासों की विधियों के अधिक निकट होती हैं, क्योंकि दोनों की विषय वस्तुओं में समानता है।
ठीक है। जो व्यवहारिक विषयों में हम यूज करते हैं और यौगिक अभ्यास में यूज करते हैं तो वो सेम होता है। जो आप मतलब लाइक जब आप गेम्स के लिए यूज करेंगे या फिर आप योग अभ्यास के लिए यूज करेंगे तो उनमें आप एक विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन की आप यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में समानता है। लेकिन व्यवहारिक और सिद्धांतिक उनको आप नहीं सेम कर सकते। तो आपकी जैसी विषय वस्तु है वैसी आपको विधि चूज करनी होती है। अब कई बार क्या होता है विषय वस्तु के अकॉर्डिंग आप जब चूज नहीं करते हैं तब भी आपकी क्या टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। फिर है नेक्स्ट, सेकंड, पहला हो गया विषय वस्तु, दूसरा है पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव। अभी क्या है कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अगर मैंने ये नहीं देखा कि क्लास में दो तरह के बच्चे हैं कि जो एमए कर रहे हैं, एक है कि जो योग में डिप्लोमा करके आए हैं, अगर मैंने दोनों को एक समझ लिया और मैंने अपना हायर लेवल का मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। तो पहले से मुझे छात्रों के अनुभव पता होने चाहिए कि कौन किस बैकग्राउंड से है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक लो लेवल से लेकर शुरू करना चाहिए। अगर मैं वो पृष्ठभूमि और बेस नहीं देखूंगी तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। जी मैम। एक सेकेंड। फिर है अध्यापक, विषय की दक्षता उसको प्रयुक्त करने वाले अध्यापक पर निर्भर करती है। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, किसी ने बोला भी था आप में से कि जो अध्यापक को उस विषय की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको मुझे दे दिया सब्जेक्ट की एनाटॉमी पढ़ाओ और मेरा जो मेरी प्रायोरिटीज हैं वो मेरी हैं दूसरे सब्जेक्ट को लेकर कि मुझे पढ़ाना है पतंजलि योग सूत्र, अभी क्या होगा कि अगर मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी और मैं वो पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो भी क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। ये आप पढ़ लेंगे आगे इसमें। नेक्स्ट है संचार, कम्युनिकेशन के प्रति प्रामाणिक रुचि। ये अलग अलग इसमें डाल दिए फिर कि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम, यानी जो टीचिंग, आपको टीचिंग के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, वरना आप डॉक्टर चाह रहे थे, सब्जेक्ट दे दिया आपको टीचिंग करने के लिए कि आप पढ़ाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा इफेक्टिव टीचिंग दे पाए। दूसरों की अभिरुचि और अनुभवों का आदान प्रदान, इसलिए मैं अपनी अपना बोलती जाऊं और आपके एक्सपीरियंसेस भी मुझे ना पता हो ना मैं सुनना चाहूँ तो वो भी इफेक्टिव नहीं होता। छात्र की स्थिति को अपनों को ढाल सकने की योग्यता, आपकी जो स्थितियां हैं उनको सुनकर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना, उसको चीज को समझना, ना कि अपनी चीजें आप पर थोपते जाना। समझने की अभिक्षमता, ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। आपने देखा ना एक अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। क्लियर है? आकर्षक व्यक्तित्व सब जी आपने मैम। बोला था। स्वयं की जीवन शैली और आचरण द्वारा, बोला था ना आपने, आ गई सारी चीजें, और आपने जी बुक भी मैम। नहीं पढ़ी आपको सारी चीजें पहले से ही पता थी, तो ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट निकले आप तो। नेक्स्ट है सुविधाएं, उपलब्ध सुविधाएं अध्यापन विधियों को प्रभावित करती हैं। आवश्यक सुविधाएं अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावी बनाती हैं। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कभी भी अध्यापक अपने को असुरक्षित और तनावग्रस्त अनुभव करता है, वह अपना पूरा योगदान नहीं दे पाता। क्या होता है कि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और अभी क्या होना चाहिए, प्रॉपर नेट होना चाहिए, अच्छा फोन भी होना चाहिए कि जिसमें क्या है कि बैटरी बैकअप अच्छा हो, लाइट भी होनी चाहिए घर में कि फोन टाइम पर चार्ज हो सके। अगर उस कई बार क्या है कि टीचर अच्छे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, वो आपको प्रॉपर अपना चीजों को दे नहीं पा रहे, वो आदान प्रदान नहीं हो पा रहा अच्छे से विचारों का, यानी नेटवर्क बार बार कट रहा है या लैपटॉप की कमी के कारण वो, या उनको बुक प्रेजेंट करनी नहीं आ रही, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। कम्युनिकेशन ही जब नहीं बनेगा तो वहां पे क्या होगा, वो टीचिंग मेथड या जो भी वो अप्लाई कर रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं जाएगा। क्लियर? यानी साधनों यस की, सुविधाओं की कमी जब हो जाती है, जब फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पाती। और नेक्स्ट है शरीर रचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यापन शास्त्र, योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी पर प्रभावी अध्यापन निर्भर करता है। यानी शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, आपने पहले ही बोला था कि इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, शास्त्र की नॉलेज भी, तभी वो क्या होता है, वो इफेक्टिव टीचिंग जाती है। अगर ये सब चीजें, ये सब बाधाएं हैं, इन सब की ज्ञान की कमी है तो वहां पे भी वो टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ
बुकिश नॉलेज आदान प्रदान नहीं कर सकते, आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने पड़ेंगे। क्लियर है आप सभी को? सोचा तो मैंने ज्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही हो पाया, वो भी अच्छे है, बट समझ में आना चाहिए। बताएं मुझे, समझ में आया आप सभी को? जी मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ जी मैम। ओके, प्रेरणा जी जी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना ओके। अटेंडेंस के लिए, है ना? अभी रुके रहेंगे सभी। एक मिनट, मैं स्क्रीन रोटेट कर रही हूँ, हो नहीं रहा वो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? समझ में आया आप सभी को? ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में ना आया हो। नहीं मैम, बहुत अच्छे समझ में आया, आपने बहुत अच्छे समझाया। ठीक है। ओके, देखिए ये सिर्फ ऐसे मत समझना कि आपको एग्जाम पर्पज से, इसलिए मैंने बहुत आराम से फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है कि आप आगे भी इसको यूज करें, ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसे मतलब उसको लाइटली नहीं लेना, सिर्फ एग्जाम पर्पज से नहीं लेना है। मैं चाहूँ तो आपकी आज भी पूरी यूनिट करा सकती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ में आना चाहिए बस। मैम अभी जो पढ़ा है 29 से 37 पेज तक ना? हाँ, और कल आपको जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है वो मैं लिख कर भेज दूंगी, ठीक है? इसी बुक से रहेगा अभी, यही वाली बुक चलेगी, अभी जब चेंज होगा मैं बता दूंगी, ठीक है? और प्लीज नोट्स, मैंने आपको अध्यापन और आपका जो शिक्षण है वो, अच्छे टीचर के गुण वो, और अध्यापन विधियां, ये 4 पॉइंट्स आपके होने चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। मैं सबका चेक करूंगी। मैम एक बार पॉइंट और नोट करा दीजिए। हाँ हाँ प्लीज देखिए, यूनिट 1 है, ठीक है? यूनिट 1 डालना आप इसको। शिक्षण, दूसरा है मैम रिपीट करिए, मैम रिपीट। ओके, फर्स्ट है टीचिंग यानी शिक्षण, सेकंड है अधिगम यानी लर्निंग, थर्ड है आपका क्वालिटी ऑफ गुड योगा टीचर, जो कि मैंने आपको अभी बुक में भी प्रेजेंट करके दिखाया था, आप वहां से भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी, क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि आपने देखो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बताए थे, कि आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तो कुछ चीजें आपको खुद भी सोचनी चाहिए, जब नहीं होगा तो मैं हूँ उसके लिए। फोर्थ है आपका अध्यापन विधियां यानी टीचिंग मेथड, जो मैंने आज कराया है, तो आपके 4 पॉइंट्स हो गए हैं यूनिट 1 के। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस ओके मैम। जी, शांति पाठ कर लेते हैं। मैम हाँ हाँ जी, मैम एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, वो जो अभिजीत दास का जो आईडी है ना, वो मेरा मेरा ब्यूटी दास है प्रेजेंट जो। अच्छा ओके। प्रेरणा जी, अगर एंट्री के लिए आता है आपके पास तो आप ऐड करते जाना, सेम लिंक पर ही होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हेलो एक मिनट, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए भैया। मैम, जो आपने अधिगम का पॉइंट दिया है कि जिसकी नोट्स बनाना है, तो प्रेरणा इसमें जी रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब कर देना, एक मिनट अंकिता जी।